Bismillahirrahmanirrahim. This is Mamoon Tayyab, accounting teacher in A levels. हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो ओ लेवल्स के लिए रेलेवेंट है और एएस के लिए भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। इन्वेंट्री, देखिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब भी हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को जहाँ आप ऐसे चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहाँ हम आज एक छोटा सा टुकड़ा उसका पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है कि बिजनेस को अगर ये डाउट हो कि उसको लॉस होने वाला है तो वो उस डाउट के बेसिस पे अपने लॉसेस को बुक में रिकॉर्ड करे, चाहे वो लॉस अभी हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर बिजनेस को इस बात का यकीन है कि गेन होगा, तो वो गेन्स को रिकॉर्ड ना करे जब तक कि वो हो ना जाए। दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। लॉसेस को एंटिसिपेट करें, कंजर्वेटिव पोजीशन अपने बिजनेस की। कंजर्वेटिव, रोजी रोजी पिक्चर अपने बिजनेस की ना दिखाएं, कंजर्वेटिव पोजीशन अपने बिजनेस की दिखाएं। कंजर्वेटिव पोजीशन का मतलब है कि ऐसी पोजीशन हो जिसको ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं जब रिव्यू करें तो अपने आप को ज़रा सिक्योर करके डिसीजन ले सकें। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस का, ये इंग्लिश टर्म से निकला है जिसको कहते हैं प्रूडेंट। और प्रूडेंट का मतलब होता है टू बी केयरफुल। केयरफुलनेस एक्सरसाइज करने का हुक्म है उनके लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस के, यानी प्रॉपर अकाउंटेंट जो है उनके लिए केयरफुलनेस एक्सरसाइज करने का ऑर्डर है। ठीक है जी, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल रह सकें, ऑथेंटिकेटेड रह सकें, अनक्वेश्चनेबल हों और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी कोई क्वेश्चन रेज ना हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। दैट इज द रीजन व्हाई प्रूडेंस। अब इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं हम। इन्वेंट्री हम कहते हैं, या इन्वेंटोरी या स्टॉक हम कहते हैं गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल। वो सामान जो हमने बेचने की इंटेंशन से खरीद के रखा है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होगी, ठीक है ना। और इन्वेंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो गुड्स जो अभी कंप्लीटेड नहीं हुए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन उनमें फर्दर अभी काम होना बाकी है टू इंश्योर दैम कि वो कंप्लीट हो जाए, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री है क्योंकि उस पर कॉस्ट। इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि जी लॉसेस को एंटिसिपेट करें और रिकॉर्ड कर लें बुक्स में, जब गेन्स को रिकॉर्ड ना करें जब तक कि हो ना जाए। इस कॉन्सेप्ट के पीछे हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक प्रिंसिपल ड्राइव किया है, और वो ये है कि इन्वेंट्री शेल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इस जुमले का क्या मतलब है तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब है एनी अमाउंट दैट यू हैव पेड टू एक्वायर गुड्स। कोई भी अमाउंट जो आपने पे की है गुड्स को एक्वायर करने के लिए, प्लस एनी अदर कॉस्ट दैट इज incurred टू मेक सेल, to make goods available for sale, you need to convert them into saleable condition। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपका ग्रोसरी का काम है, ठीक है ना। अब आपने एक 10 किलो आटे का थैला, नहीं 10 किलो कम हो जाएगा, आपने एक 100 किलो आटे का थैला खरीदा, और आपने वो आटे का थैला जब खरीद लिया तो आपने उसके मिसाल के तौर पे $100 पे किए। ठीक है, तो $1 का 1 किलो हो गया। ठीक है ना, दैट इज द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड टू एक्वायर द। लेकिन वो अभी सेलेबल कंडीशन में नहीं है, बिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने भी उसको छानना छूनना है, इसमें से कचरा वचरा निकालना है अगर है तो, और फिर उसको अपनी थैली में पैक करना है। पैकिंग मटेरियल जिस पे आपका ब्रांड लगा हुआ है उसमें आपने पैक करना है, फिर उसकी आपने उसको आपने फिर बेच। तो पता ये चला कि ये 10 सेंट्स और लगेंगे पैकिंग मटेरियल में और लेबर में और उसकी सफाई में। तो हम ये कहेंगे कि ये 1 यूनिट हमें 1.1 सेंट्स का पड़ा, नॉट $1 बट $1.10 का पड़ा। ठीक है ना। उसके अंदर जो
जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जो उस परचेजेस को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होती है इनकर करना, जिसमें कस्टम ड्यूटी हो गया, कैरेज हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, और वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, सॉरी वेयर हाउसिंग नहीं है, लेबर की कॉस्ट, वो सब उसमें ऐड हो जाती है। लेकिन उसमें ऐड नहीं होगी कौन सी कॉस्ट, नहीं होगी कौन सी कॉस्ट नहीं होगी, वो होगी वेयर हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड कर लेते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, जिसमें वेयर हाउसिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको आप एक यूनिट के ऊपर एलोकेट नहीं करते क्योंकि वो इनडायरेक्ट होती है और आप उसको अपने एक्सपेंस में चार्ज करते हैं। ओके। फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं सेल्स माइनस एडिशनल कॉस्ट टू मेक सेल। इसका क्या मतलब है? हम आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। ये तो फॉर्मूला है, सेल्स माइनस एडिशनल कॉस्ट टू मेक सेल, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको हम आगे जाके देखें। यानी ये आपको ना ये आपने लर्न करनी पड़ेगी, फिर इसकी एप्लीकेशन से आपको इसका कॉन्सेप्ट। इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बीइंग ओवर अंडरस्टेड। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो जाए तो क्या होगा, और अंडर स्टेट रह जाए तो क्या होगा? ये आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गलत कर ली तो आपके कॉस्ट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को अंडर स्टेट कर दिया तो क्या पड़ेगा, ओवर स्टेट कर दिया तो क्या पड़ेगा? फ़र्क आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, ये जानने को। हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर। क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट से क्या? ओपनिंग स्टॉक जब ओवर स्टेट होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगी। ये क्या शायरी है? ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्या बात हुई? ये तो रट्टा लगा लेंगे। नहीं नहीं, रट्टा नहीं लगा। पेपर में आपसे पूछता है व्हाट इज द implication ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बीइंग ओवर स्टेट। आप कहेंगे हाई द क्लोजिंग स्टॉक, हाई द जीपी, लो द क्लोजिंग स्टॉक, लोअर द जीपी, हाई द ओपनिंग स्टॉक, लोअर द जीपी, लोअर द ओपनिंग स्टॉक, हाई द जीपी। ये तो आपने रट्टा लगा लिया, लेकिन ये रट्टा लगेगा कैसे? ये रट्टा अगर आप भूल जाएंगे तो आप अगले पेज यानी पेज नंबर 2 पे जाएंगे इन्वेंट्री, और उसमें मैं आपको समझा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर या अंडर स्टेटेड होगा तो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा उसकी एप्लीके वो ये बता रही है आपको। देखिए, हमने दो ट्रेडिंग बिजनेसेस ले लिए, दोनों में हमने ए और बी दोनों में सेल्स को कांस्टेंट रख दिया, ओपनिंग स्टॉक को कांस्टेंट रख दिया, परचेजेस को कांस्टेंट रख दिया, क्लोजिंग स्टॉक में चेंज कर दिया, ए में 100 कर दिया और बी में 50 कर दिया। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी कंपेयर टू बिजनेस बी, जिसमें हमारी क्लोजिंग स्टॉक 50 है, और जब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। ए में देखें, जहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा रखा हुआ है कंपैरेटिव टू बी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बी। तो जब आप ये भूल जाएं हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर द जीपी होता है, लोअर द जीपी होता है, अब आपके कन्फ्यूज हो गए। जैसे ही आपके कन्फ्यूज हो गए यानी आप कन्फ्यूज हो गए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेंसिल उठाएं, कोने में एक डबी बना लें, जिसमें आप सारी चीज़ें वैंसटेड रखते हुए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को वैरी करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक जब ज़्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम हो जाती है। देखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी ए में कम है और बी में ज़्यादा है। ठीक है? तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हायर होता है तो जीपी भी बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बड़ी अहम है। क्लोजिंग स्टॉक की गलती अगर आपने कर दी, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करते हुए आपसे गलती हो गई तो आपके प्रॉफिट स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है हायर द कॉस्ट और एन आर, लोअर ऑफ द कॉस्ट और एन आर बी पे। गुड्स इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एन आर बी विच एवर इज लोअर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी देखते हैं। पहले ओपनिंग इन्वेंट्री की ओवर अंडर वैल्यूएशन देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ए और बी, ओपनिंग इन्वेंट्री ए और बी दो बिजनेस पकड़ लिए थे, दोनों में सेल्स कांस्टेंट ले लिए, परचेजेस भी कांस्टेंट ले ली, क्लोजिंग स्टॉक भी कांस्टेंट ले लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री में हमने एक में 200 कर दिया, एक में 100 कर दिया। हमने नोटिस किया कि जिसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा रखी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, और उतने से ही कम हो गया जितने से ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस आता है। और बी में देखें
जितने से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को कम रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी उतने से कम हो, उतने से बढ़ रहा है, उतने से बढ़ रहा है। जब आप कभी ये डब्बे भूल जाएं, ये फॉर्मूले भूल जाएं, तो आप ये डमी बना लिया कीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगी जिंदगी। ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये जो जुमला हमने ऊपर लिखा है इसकी ट्रीटमेंट देखिए भाई, ये क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है। देखिए बात ये है कि हमने ये समझा कि हमारे पास ईयर एंड हो गया और हमारे पास 1,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, किसके, मोबाइल के। हमारा काम है मोबाइल बेचने का, तो हमारे पास 1,000 यूनिट मोबाइल के पड़े हैं और हमने ख़रीदे थे 10 रुपए के मैन्युफैक्चरर से। आम हालात में हम 16 रुपए में इसको बेच रहे थे और माल बिक रहा था। लेकिन जब साल ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि भाई 1,000 यूनिट पड़े हुए हैं। अब हमने देखा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, आधे सेकंड के लिए अज्यूम कर लें कि एनआरवी सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, जो कि गलत है। लेकिन आधे सेकंड के लिए अज्यूम कर लें, तो आप बताएं 10 और 16 में कौन छोटा है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 10 छोटा है, तो हम ये कहेंगे 1,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से। अगर आपके गोडाउन में माल जल जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे मेरा 16,000 का माल जल गया, आप ये कहेंगे यार 10,000 का माल जला, बिका थोड़ी था, अभी 16 में बिका थोड़ी है, पड़ा हुआ है ना आपके पास, तो 10 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट तो उसकी 10 रुपया है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कॉस्ट तो उसकी $10 है, $10 के हिसाब से चार्ज होगा। अगर आप उसको $16 के हिसाब से चार्ज कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएंगे। हेंस प्रूव्ड कि ये प्रिंसिपल फॉलो करने की वजह से आप प्रूडेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, और प्रूडेंस अप्लाई करने की वजह से आपके क्लोजिंग स्टॉक फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, हायर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते। यहाँ तक अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आपको वीडियो दोबारा देखनी चाहिए और फिर समझ में आ जाएगा आपके। पूछे क्यों, इसलिए कि पहले वाले पेज पे थ्योरी है, थ्योरी एप्लीकेशन के बगैर खोपड़ी भी नहीं आती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं आगे। अ, आगे पेज नंबर 2 के बाद पेज नंबर 3। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि एग्जाम्पल दूसरी आ गई एग्जाम्पल, और दूसरी एग्जाम्पल में आपके पास इन्वेंट्री है 10, कॉस्ट है 10, सेल्स प्राइस है 16। आम हालात में उस $16 में आप उसको बेच देंगे। लेकिन 29 दिसंबर को बारिश आई बहुत तेज, और वो बारिश आपकी दुकान के अंदर भी आ गई, और जो मोबाइल डब्बे में पैक हुए हुए थे उनमें से कुछ मोबाइल्स के डब्बे जो थे वो इतने गीले हो गए कि पानी अंदर चला गया। ऐसे ही बकवास से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। अब वो पानी मोबाइलों को टच कर गया, भीग गए मोबाइल थोड़े थोड़े, पूरे पूरे नहीं, थोड़े थोड़े। अब वो जब भीग गए तो वो अब मार्केट में $16 का नहीं बिके ना। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उसको कूड़े में उठा के फेंक दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको 16 में बेचने के लिए उस पर कुछ खर्चा करना पड़े। क्या खर्चा आपने 31 दिसंबर को कर दिया, नहीं किया, नहीं करने का प्लान है, हाँ है। तो कितने का खर्चा करना पड़ेगा, आपने लोगों से पूछना शुरू किया कि यार ये मोबाइल है 1,000, इनमें थोड़ी सी नमी आ गई है, पानी आ गया, गीले हो गए, क्या करें। लोगों ने कहा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, पैकिंग चेंज करा लो, इसको अंदर ये हीट डलवा लो, हीट लगवा लो, पता नहीं क्या क्या मशवरे दिए जो भी हो सकते थे। आपने अंदाजा लगाया कि एक मोबाइल पे 7 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अभी आया नहीं, अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता। तो आपने कहा कि अगर 7 रुपए का खर्चा आ जाए और मेरा मोबाइल 16 में बिके तो मेरी जेब में क्या आएगा, NRV, नेट रिलायजेबल वैल्यू। पहले पेज पे चले जाते हैं हम, और पहले पेज पे जब हम जाते हैं तो उस पहले पेज पे आपको कह रहा है कि जो आपके पास लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ। पहले पेज पे आपसे कह रहा है इन्वेंट्री शेड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और NRV के बारे में कह रहा है कि NRV है क्या, NRV है क्या, सेल्स माइनस एडिशनल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है, 16, एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 7, जेब में क्या आएगा, $9। अब आप स्टॉक को रिकॉर्ड किस पे करेंगे, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, $9, $9,000। ठीक है जी। अब अगर आपने 10,000 पे स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया तो वो ओवर स्टेट हो जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। प्रॉफिट तो अंडर स्टेट करके दिखाना है आपने, रोजी रोजी पिक्चर नहीं दिखानी है। कंजर्वेटिव पिक्चर आपने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने स्टेक होल्डर्स को दिखानी है। तो अब आप NRV पे रिकॉर्ड करें,
1000 इंटू 9 करेंगे 9000। हालांकि अभी तक आपने ये खर्चा किया नहीं है, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं, आप ये करना पड़ेगा। ऑल्दो ये खर्चा अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने assume ये कर लिया कि ये लॉस हो जाएगा, और आपने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को 10,000 के बजाय 9,000 से दिखाया। गोया 1,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दी, गोया प्रॉफिट्स कम कर दिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा था हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर द जीपी, लोअर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर द जीपी। तो जैसे ही हमने क्लोजिंग स्टॉक को लो किया, हमारे प्रॉफिट्स अंडरस्टेट हो गए, अंडरस्टेट हो गए, हमारी प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। ठीक है जी। अब नहीं समझ में आया तो दोबारा जाएं, वीडियो दोबारा देखें, और जब दोबारा देखेंगे तो अब कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हमने इन्वेंट्री जो हमने रेशियो एनालिसिस में किया हुआ है। देखिए, प्रॉफिट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है मार्कअप, और प्रॉफिट ऑन सेल होता है मार्जिन। मार्कअप हमेशा मार्जिन से बड़ा होता है, ठीक है जी, एज अ रूल। ये देखिए, मार्कअप ए अपॉन बी, ए स्टैंड्स फॉर परसेंटेज। अगर 25 मैंने एज्यूम किया, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 25% मार्कअप, तो 25% मार्कअप का मतलब 25 अपॉन 100, बी 100 का और ए 25। अब मार्जिन में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी प्लस, ये फॉर्मूले का है। फॉर्मूला समझने की ज़्यादा शौक हो ना तो मैथ्स के टीचर से पूछ, ठीक है। मैं तो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए 25, बी 100 प्लस 25, 25 अपॉन 20 25, 20। अगर मार्कअप किसी प्रोडक्ट पे 25% है, तो प्रोडक्ट का मार्जिन जो होगा वो 20% होगा, ठीक है ना। ये रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में तफसील से हम कर चुके हैं, उसकी बहस पे नहीं जा रहा मैं आपको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा कि अगर सेल गिवन हो और मार्कअप गिवन हो तो पहले मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेल पे लगाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा है, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो सारा मंजन वहाँ पे हो चुका, ठीक है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में मैं ये नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, रिव्यू करा रहा हूँ बेसिकली, कि मार्कअप इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिन, एंड मार्कअप इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब अगर मार्जिन गिवन है 20% मिसाल के तौर पर, और मार्जिन अगर 20% है, 100 रुपए की सेल में 20 रुपये आपको प्रॉफिट है, तो मार्कअप में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए अपॉन बी माइनस ए, ए 20, बी 100 माइनस ए अपॉन बी माइनस ए 20/80 इज इक्वल टू 25%। 20% मार्जिन इज इक्वल टू 25% मार्कअप। तो मार्कअप हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन मार्जिन होता है। अब पेपर में क्या होता है, कभी कभी आप प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। अगर आप भूल जाएं प्लस की जगह माइनस कर दें, तो आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि आपने सही किया नहीं किया, आप कहेंगे मार्कअप इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिन। अगर साइन चेंज हो जाएगा तो मार्कअप कम हो जाएगा और मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा, तो आप समझ जाइए आपने साइन के अंदर लगाते हुए गलती कर दी है, ठीक है। ये रिव्यू कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई मुझे, इसलिए कि अब हम लास्ट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे जा रहे हैं, पेज नंबर 4। और ये जो पेज नंबर 4 है, इसमें एक स्टॉक रिकन्सिलिएशन शीट बनी हुई है, और बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ये मंजन दिखता है स्कूलों में, ठीक है ना। आप उसको छोड़ दें, सीधे सीधे याद रखें जी, ठीक है जी। ये थी आपने इन्वेंट्री वैल्यू करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो गया, आप 31 दिसंबर को गोडाउन में गए और जाके देख लिया कितने कार्टन पड़े हुए, एक कार्टन में कितने ब्लू बैंड के डब्बे हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया आपके पास कि जी मेरे पास तो इतना मटेरियल पड़ा है, इतना मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। लेकिन हुआ क्या कि आप 31 दिसंबर 2009 को गोडाउन में जा नहीं सके और इन्वेंट्री वैल्यू नहीं कर, आप इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए गोडाउन में एंटर हुए हैं 4 जनवरी को। अब 4 जनवरी 2010 को आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर 2009 का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 31 दिसंबर 2009 की, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 2010 से 2009 पे आएंगे। तो आप 2010 से 2009 पे आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए, 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक जो माल बिक गया, वो तो गोदाम में मौजूद नहीं है ना 4 जनवरी को, क्योंकि वो तो बिक गया। लेकिन बिका चूंकि 1 से 4 के दरमियान है, इसका मतलब है 31 को तो मौजूद था। तो आप क्या करेंगे, 4 जनवरी के स्टॉक में सेल्स को ऐड,
अब लोग रट लेते हैं यार इतनी लंबी ना करो, सेल ऐड करनी है ना, हाँ करनी है कर लेंगे, लेकिन लॉजिक भी समझे। लॉजिक ये है कि पहली से लेके 4 तारीख तक जो माल आपने बेच दिया, वो फिजिकली 4 को तो गोडाउन में नहीं पड़ा हुआ। तो गोडाउन में जब लड़का 4 तारीख को गया तो उसको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो माल पड़ा हुआ था 31 को। आपको तो 31st की डेट पे चाहिए ना इन्वेंट्री। तो यू विल गोइंग टू ऐड, बट ऐड ऐड करेंगे एट व्हाट कॉस्ट, एट विच प्राइस, एट विच रेट, एट विच अमाउंट, एट कॉस्ट प्राइस। सेल्स अगर आपको 1 लाख की गिवन है पहले से लेके 4 तक के दरमियान और 20% मार्जिन था, तो मार्जिन तो सेल्स पे अप्लाई होता है, इसका मतलब है प्रॉफिट 20,000 है, आप लोड कर दें। कॉस्ट कितनी हुई 80,000, तो वो ऐड होगी, कॉस्ट ऐड होगी। अब पहली से लेके 4 के दरमियान अगर आपने कुछ कस्टमर्स ने माल आपको वापस कर दिया, तो वो फोर्थ को तो आपके पास मौजूद है गोडाउन में, लेकिन वो वापस किया है सेकंड को, थर्ड को, 31st को तो नहीं था। तो आपने अपने 4 जनवरी के स्टॉक पे उसको लेस कर दिया, रिटर्न इनवर्स। अब लोग याद कर लेते हैं यार सेल याद कर लो बस, ऐड होता है तो रिटर्न इनवर्स तो लेस होगा, क्यों लॉजिक पे नहीं जा रहे, लेकिन आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मेट फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, गलती नहीं होती इसमें। देखिए गलती ओ लेवल्स में लोगों से जहाँ होती है ना, वो होते हैं डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स और बैड डेट्स। बाकी चैप्टर्स में गलती नहीं होती है, क्यों नहीं होती, आप इसके 12 12 15 15 सवाल सॉल्व करते हैं ना एक एक सेटिंग में, तो आपको याद हो जाता है। फिर आप बार बार उसके सवाल सॉल्व करते रहे, पास्ट पेपर्स करें, आईजीसीएसई करते रहे। लेकिन डेप्रिसिएशन अक्रूवल्स और बैड डेट्स के अंदर ना एक अजीब सा अ, वो है कि वो थोड़ा रिव्यू मांगते रहते हैं मुसलसल मुसलसल। ज़रा सा भी रिव्यू में इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। बहरहाल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अब याद कर लीजिए सेल्स ऐड होता है तो रिटर्न इनवर्स लेस होती है। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे परचेजेस। भाई परचेजेस लेस क्यों करेंगे, इसलिए कि पहले से लेके 4 के दरमियान जो माल खरीदा वो 4 को तो पड़ा हुआ है, लेकिन 31 को तो नहीं था ना। तो चूंकि फोर्थ को पड़ा हुआ है गोडाउन में माल, तो फोर्थ की आपने इन्वेंट्री काउंट की तो लेस कर देंगे परचेजेस, तो आपके पास 31 दिसंबर की आ। अब परचेज रिटर्न ऐड कर देंगे, जाहिर है जो रूल उल्टा है परचेज का, उल्टा परचेज रिटर्न है। तो अगर आपने एक बात याद रख ली भाई सेल्स ऐड हो जाता है तो सेल्स रिटर्न लेस हो जाता है, जो रूल सेल्स का है, उसका उल्टा परचेज का है। तो आपको ये 4 आइटम याद हो जाते हैं, ये याद करने का तरीका ही मैंने आपको जुगाड़ बता दिया। परचेज रिटर्न ऐड क्यों होता है, इसलिए कि भाई जो माल हमने खरीदा था वो वापस कर दिया। तो जो माल हमने ख़रीदा था वो जब वापस कर दिया हमने, तो वो माल हमारे पास 4 जनवरी को तो मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने वापस कर दिया पहली से लेके 4 के। लेकिन 31 को तो मौजूद था ना, तो हमने ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं ऐड सेल ऑन रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्राइस। हमेशा सेल्स जो होती है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी, यानी मार्कअप मार्जिन का अप्लीकेशन करने के बाद जो फिगर आएगी वो अप्लाई होगी। ठीक है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है, यानी अगर मैंने किसी को सामान इस कंडीशन पे दिया हुआ है कि भाई रखो, जब बिक जाए तो पैसे दे देना, वरना ये माल मेरा ही है। तो वो फिजिकली मेरे गोडाउन में तो पड़ा हुआ नहीं, तो मेरा लड़का जब गोडाउन की वैल्यूएशन करने जाएगा तो उसको तो माल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो पड़ा हुआ तो है नहीं, लेकिन किसी और के पास पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ किसी और के पास है लेकिन है मेरा, क्योंकि उसने अभी तक कहा नहीं कि मैं खरीद रहा हूँ। तो हमने उसको इंटीमेट, हमने हमने उसको सिर्फ उसको वहाँ रखवाया है, उसको बेचा नहीं है। तो वो माल हमारा ही कहलाएगा। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेल ऑन रिटर्न। परचेज ऑन रिटर्न बेसिस, अगर हमने कोई माल किसी से इस कंडीशन पे लिया है कि रख दो, बिक जाएगा तो बताएंगे, और अभी तक नहीं बिका और मेरा लड़का गोडाउन में जाके उसको मेरा माल तस्वर कर ले, तो वो मेरा तो नहीं है ना भाई। तो उसका है जिससे मैंने लेके रखा हुआ है, तो मैं लेस कर दूंगा। तो बात वही आ गई भाई, सर सेल को ऐड करेंगे ना यार, लंबी नहीं करो, सेल को ऐड करेंगे तो सेल रिटर्न लेस कर देंगे। जो रूल उल्टा है उसका परचेज में कर देंगे, वही रूल हम सेल रिटर्न बेसिस और परचेज रिटर्न बेसिस पे अप्लाई करेंगे। लो भाई आधा फॉर्मेट को याद हो। ऐड स्टॉक शीट अंडर स्टार्टेड अंडर स्टेटेड। ऐड स्टॉक शीट अंडर स्टेटेड। अंडर स्टेटेड का मतलब है भाई आपके गोडाउन में 50 कमरे हैं, हॉल है। आप गए एक एक हॉल में इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, लड़का हर कमरे में एक एक लड़का गया हुआ है, इन्वेंट्री की शीटें बना के आ रहा है, इतना मखाने हैं, इतना डब्बे दूध के रहे हैं, इतना पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, जब वो एक्सेल की शीट पर डाल रहे थे तो एक बंदे की शीट का एक जीरो एक शीट के कम, यानी कम लिख दिया आपने, अंडर स्टेट हो गई वो। जब आपने इसको दोबारा से ठीक किया, रिव्यू किया, तो पता चला वो तो अंडर स्टेट हुआ हुआ है। 10 लाख के बजाय 10,000 लिखा हुआ है, जबकि माल 10 लाख का है।
तो ये इंटरनल प्रोसीजर से आपको पता चल सकता है, पता चल जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर कोई स्टॉक शीट ओवर स्टेट हो गई है तो आपको लेस कर देंगे। दैट्स सिंपल। लेस कर देंगे स्टॉक अवेटिंग कलेक्शन। स्टॉक अवेटिंग कलेक्शन क्या होता है, मैंने किसी को माल भेज दिया, लेकिन उसने, कस्टमर ने अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं ली है, पड़ा हुआ मेरी दुकान पे है, डिलीवरी नहीं ली है, तो क्या हुआ, माल मेरा नहीं है भैया। अगर आग लगेगी वही भुगतेगा, मैं नहीं। तो उसने क्यों नहीं उठाया, उठा लेना चाहिए। अब मेरे लड़के को तो पता ही नहीं, गोदाम में गया, जाके उसने देखा पड़े हुए कार्टन है, उसने मेरे अकाउंट में डाल दिए। हालांकि वो मेरे नहीं है, बल्कि मैं बेच चुका हूँ, कस्टमर ने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है, तो मैं उसको अपने उसमें से माइनस कर दूँ। जैसे स्टॉक स्क्रैप, स्टॉक स्क्रैप का मतलब है वो माल जो मैंने खराब हो गया। अब अगर मैं आर्ग्यू लूँ खराब तो 4 तारीख को हुआ है, 31 को तो मौजूद था। अरे भैया प्रूडेंस ये कहता है जब पता चल गया लॉस है तो रिकॉर्ड करना ही करना है ना भाई। यहाँ तो डाउट पे रिकॉर्ड लॉस हो रहा है, यहाँ तो कंफर्म है, इसलिए स्टॉक स्क्रैप लेस होगा हमेशा। फिर आखिरी आइटम लिखा है लेस एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक रिकॉर्डेड एट हायर कॉस्ट प्राइस दैट। भाई अगर एक चीज़ है 10 रुपए की कॉस्ट और वो एनआरवी उसकी है 8 रुपए, और हमने उसको 10 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया है, तो गलत किया है। हमें एनआरवी भी रिकॉर्ड करना चाहिए, 8 रुपए पे रिकॉर्ड करना चाहिए। 2 रुपए हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो हम 2 रुपए क्या करेंगे, अपने स्टॉक में से माइनस कर। तो ये एडजस्टमेंट कर दिया फॉर कॉस्ट और एनआरवी सर्विस होगा। ठीक है ना। अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये पेपर इस पे अपने रजिस्टर पे इसके सारे सिस्टम नोट लिख ले, और उसके बाद फिर बच्चे जब क्वेश्चंस की वीडियो देंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इजी चैप्टर, नो इश्यूज। ठीक हो गया। थैंक यू।